कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, आपका क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर को हम धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो करेंगे हम चैप्टर को कंटिन्यू, स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और स्मार्ट बोर्ड की तरफ जा करके हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो चैप्टर में कल हमने पुनेट स्क्वायर के बारे में अच्छे से समझा था कि पुनेट स्क्वायर क्या है, पुनेट स्क्वायर का जो पुनेट स्क्वायर नाम क्यों है, उसका पुनेट चौखाना उसका नाम क्यों है, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम पुनेट था, सर नेम जिनका, उन्हीं के नाम पे इसका स्क्वायर का नाम पुनेट स्क्वायर रख दिया गया था, है ना। तो उनका वैज्ञानिक का नाम जो था वो क्या था, पुनेट था। इसके आधार पे उन्होंने पुनेट स्क्वायर का नाम रख दिया था। हाँ, पुनेट स्क्वायर का नाम जो है वो वैज्ञानिक के नाम के आधार पे रखा गया था। तो इसमें पुनेट स्क्वायर का यूज करके जो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो था उसको पता करना आसान था, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन कैन बी फाउंड। जब F2 जनरेशन थी उसमें 1:2:1 का रेशियो था जीनोटिपिक, लेकिन जब हम फिनोटिपिक की बात कर रहे थे तब 3:1 का रेशियो था। नहीं, 3 प्लांट्स जो थे वो टॉल थे और एक ही प्लांट उसमें जो था वो ड्वार्फ निकल के आया था। तो केवल देख करके आप ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि उसके अंदर जो जीन्स हैं वो कौन से जीन्स मौजूद हैं, उनको आप देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए जो जीनोटिपिक रेशियो है उसको पता करने के लिए पुनेट स्क्वायर का यूज किया गया। और इस स्क्वायर के अनुसार जो रेशियो था, द रेशियो 1:2:1, या इसी को आप अगर 100% से ये कहें कि ये 4 पौधों में से 1/4 था, फिर ये आधा था और ये 1/4 था। नहीं, 1/4 प्योर लाइन ब्रीड मिला था आपको कैपिटल टी के गैमीट्स के साथ, और उसमें से आधा प्लांट्स आपको मिले थे जो कैपिटल टी थे और स्मॉल टी थे, और उसके बाद उसमें 1/4 प्लांट्स ऐसे थे जो स्मॉल टी और स्मॉल टी थे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसको आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो मैथ्स का लगाया गया इसमें उसके आधार पे भी समझ सकते हैं, ax plus by होल स्क्वायर। और गमीट बेयरिंग जीन्स आर इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ, हेंस द एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपेंडेड। इसको इस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है। इसमें मैथ्स की ट्रिक भी लगा दी गई कि 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया गया है, उसके बाद 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, यानी कि उसी को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया है, इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/4 कैपिटल टी। ये 1/2 जो है, ये 1/2 अगर उसको मल्टीप्लाई किया गया तो 1/2 से 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी। ये आंसर आपका निकल के आया। तो इस तरह से मेंडल ने जो F2 जनरेशन के प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो पाया कि जो F2 जनरेशन के ड्वार्फ प्लांट्स थे उससे फिर F3 और F4 जनरेशन में केवल ड्वार्फ प्लांट्स ही उत्पन्न हुए। जो मेंडल ने जब F2 जनरेशन के प्लांट्स का फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो क्या पाया कि F2 जनरेशन के जो ड्वार्फ प्लांट्स थे उससे F3 और F4 जनरेशन में केवल ड्वार्फ प्लांट्स ही उत्पन्न हुए, यानी कि जो रेसेसिव कैरेक्टर्स थे वो कैसे हो गए, वो डोमिनेंस शो करने लगे थे। तो मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो ड्वार्फ प्लांट्स का जीनोटाइप था वो होमोजाइगस था। जो ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप था वो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप था वो होमोजाइगस था, और जो टॉल प्लांट्स थे उसमें कुछ मिक्स थे। एग्जाम्पल है जैसे आपका F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में टॉल प्लांट्स का जीनोटाइप
कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये नहीं बताया जा सका उस समय पे। तो F2 जनरेशन में टॉल प्लांट्स के जीनोटाइप को पता करने के लिए मेंडल ने F2 जनरेशन के टॉल प्लांट्स को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया और उसके बाद इसको उन्होंने टेस्ट क्रॉस का नाम दिया। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? टेस्ट क्रॉस का नाम दिया। और इस टिपिकल टेस्ट क्रॉस में जो आपका डोमिनेंट फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म था, जिसका जीनोटाइप पता करना था, उसका रेसेसिव प्लांट से क्रॉस कराया जाता है, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन, ना कि सेल्फ क्रॉसिंग कराई जाती है। टेस्ट ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप को जानने के लिए ऐसे क्रॉस की प्रोजेनी से एनालिसिस की जा सकती है ना। तो इसके आधार पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अपने ऑब्जर्वेशन का आधार बना के मेंडल ने 2 जनरल रूल्स प्रपोज किए, प्रस्तावित किए, और इन रूल्स को आजकल प्रिंसिपल्स या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ को आप लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं और सेकेंड लॉ को आप क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार, यानी कि प्रभाविता के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार बच्चों, जो आपका प्रभाविता का नियम था, इसके अनुसार कि जीवों में जो लक्षणों का फैक्टर था, निर्धारण कारक था, वो डिस्क्रीट इकाइयों से होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। According to this law, characters are controlled by discrete units called factors, which occur in pairs, with one member of the pair dominating over the other in a dissimilar pair. Of this law explains expression of only one of the parental character in F1 generation and expression of both in F2 generation. यानी कि ये नियम क्या कहता है कि जो कारक हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, और अगर पेयर्स के फैक्टर्स जो हैं वो असमान हो तो इस कारक का लक्षण, एक जो इस फैक्टर का जो कैरेक्टर है वो दूसरे फैक्टर पर भी डोमिनेंट हो जाता है, जबकि दूसरा जो है वो रेसेसिव हो जाता है ना। इस प्रकार से जब एक मोनोहाइब्रिड संकरण, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त संतति है, जो प्राप्त प्रोजेनी है, उसमें एक जनक का, एक पेरेंट का लक्षण प्रकट होता है, जिसे क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं या प्रभावी लक्षण कहते हैं। और मेंडल के इस निष्कर्ष को आप प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। जब F1 पीढ़ी की जो ऑफस्प्रिंग है वो सेल्फ पॉलिनेशन करती है तो F2 पीढ़ी में संततियों में 3:1 में दोनों जनकों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहते हैं? ये आपका प्रभाविता का नियम जो है बच्चों, ये डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर किस तरह से शो होता है उसी पर आधारित है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। लॉ ऑफ डोमिनेंट को आप पॉइंट वाइज अच्छे से लिख सकते हैं। ये क्या कहता है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिन्हें आप फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं, और फैक्टर्स के जो डिसिमिलर पेयर में एक डोमिनेट करता है और दूसरा रेसेसिव होता है। ये नियम उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिसर्च करी, जो एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किए, उसके बाद जो निष्कर्ष निकाला, उससे उन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया था। तो ये नियम जो था ये पूर्णतः सत्य था कि फैक्टर्स के जो डिसिमिलर पेयर में, एक डिसिमिलर पेयर जो होता है, उस जो एलील्स होते हैं उसमें जैसे हाइट के लिए एक टॉल और डॉर्फ को लिया गया था, तो उसमें से एक डोमिनेट करता है और एक रेसेसिव रहता है, यानी कि एक प्रभावी हो जाता है और एक छुप जाता है, हिडन रह जाता है या अप्रभावी हो जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से F1 जनरेशन में केवल एक पेरेंटल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन और F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को समझा जा सकता है। और उसके बाद ये F2 जनरेशन में जो आपको मिला 3:1 का रेशियो, उसको भी एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि this law states that the two alleles of a pair segregate or separate during gamete formation such that a gamete receives only one of the two characters. This law states that the two alleles of a pair
segregate or separate during gamete formation such that a gamete receives only one of the two factors. इस लॉ, ये जो लॉ है ये इस फैक्ट पे आधारित है कि एलील्स आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स पहले ब्लेंडिंग नहीं शो करते, यानी या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, दोनों के बीच का कोई भी हाइट नहीं होगा, एलील्स आपस में ब्लेंडिंग नहीं कर पाते हैं। और F2 जनरेशन में क्या होता है कि दोनों कैरेक्टर्स फिर से रिकवर हो जाते हैं, भले ही F1 जनरेशन में वो कैरेक्टर प्रकट ना हुआ हो या हिडन रह गया हो। तो पेरेंट्स में आप सबको पता है कि दो एलील्स होते हैं गेमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे, जो फैक्टर्स या एलील्स का एक पेयर दूसरे पेयर से इस तरह से सेग्रीगेट होता है कि गेमीट्स को दो में से एक ही फैक्टर मिलता है। इस तरह से सेग्रीगेट होता है कि गेमीट्स को दो में से एक ही फैक्टर मिलता है। जैसे मान लो कैपिटल T स्मॉल t है, कैपिटल T स्मॉल t है और स्मॉल t से क्रॉस कराया जाएगा, तो उसका कैपिटल T स्मॉल t, दो गैमीट्स मिलेंगे इधर और इधर स्मॉल t मिलेगा, तो एक ही एक गैमीट तो बनेगा, क्योंकि गैमीट्स तो कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो एक होमोजाइगस पेरेंट्स के द्वारा जो सभी उत्पन्न गैमीट्स होते हैं वो तो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन जो हेटेरोजाइगस पेरेंट्स होते हैं उसके दो गैमीट्स, दो अलग अलग तरीके की गैमीट्स वो निकालते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन में हर एक के पास एक एक एलील प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन homozygous parent all gametes produced are similar, while in heterozygous parents two kinds of gametes are produced in equal proportion. In homozygous parents all gametes produced are similar, while in heterozygous parents two kinds of gametes are produced in equal proportion. ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला है आपका प्रभाविता का नियम और दूसरा है आपका बच्चों विसंयोजन का नियम। पहला है आपका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे कहते हैं, और दूसरा है आपका विसंयोजन का नियम जिसे आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आपको जानना है टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में जानना है, तो टेस्ट क्रॉस के बारे में हम जानते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस अभी हमने ऊपर करा है, बस अभी हमें जानना है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस के बारे में जानेंगे। क्रॉस बिटवीन F2 प्रोजेनी एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यानी कि F2 प्रोजेनी जो आपको मिली थी वो और उसके साथ अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट जैसे कि स्मॉल t का अगर क्रॉस कराया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। दिस क्रॉस डिटरमाइंस वेदर द डोमिनेंट कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। इस क्रॉस से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ वो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप से था वो या होमोजाइगस जीनोटाइप से था। टॉलनेस कमिंग फ्रॉम TT और TT, ये पता लगाने के लिए कि जो गैमीट्स थे वो कैपिटल T जो टॉलनेस मिली, लेकिन वो टॉलनेस कैसी थी? कैपिटल T वाली थी या कैपिटल T स्मॉल t वाली टॉलनेस थी? उसको पता करने के लिए इस टेस्ट क्रॉस को करा गया। When TT is crossed with small t, we obtain all capital T small t tall individuals in the progeny in F1 generation, whereas when capital T small t is crossed with small t, we obtain capital T and small t individuals in the progeny. किस तरह से इसको क्रॉस कराते हैं ये हमने ऊपर देखा कि कैपिटल T अगर कैपिटल T है, आप बच्चों बना के उसको करेंगे, इस तरह से बनाइए, फटाफट बनाइए। जैसे कैपिटल T है उसको क्रॉस कराएंगे स्मॉल t से, तो क्या क्या मिलता है हमको? वी ऑब्टेन ऑल कैपिटल T स्मॉल t इंडिविजुअल्स इन द प्रोजेनी। उसके अलावा अगर हम कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस कराते हैं स्मॉल t से, तो हमें क्या मिलता है? वी ऑब्टेन कैपिटल T टॉल एंड स्मॉल t डॉर्फ इंडिविजुअल्स इन द प्रोजेनी।
ठीक है, तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि किस तरह से कैपिटल टी का जब स्मॉल टी के साथ वो कराते हैं क्रॉस, तो इस तरह से जीनोटाइप पता करने का तरीका केवल एक ही था कि क्रॉस कराया जाए, जो टेस्ट क्रॉस के माध्यम से आपको पता चला। ठीक है, तो देयरफॉर इफ टॉलनेस इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल टी, देन वी ऑब्टेन ऑल टॉल प्रोजेनीज इन टेस्ट क्रॉस, है ना। We obtain both tall and dwarf varieties in test cross if tallness is coming from capital T, small t, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आई टेस्ट क्रॉस के हिसाब से किस तरह से टेस्ट क्रॉस कराया। Therefore, if tallness is coming from capital T, then we obtain all tall progenies in test cross. We obtain both tall and dwarf varieties in test cross if tallness is coming from capital T, small t. यानी कि डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि उनका जीनोटाइप किस तरीके का है, उससे आपका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डिसाइड होगा। अगर टॉलनेस केवल कैपिटल टी से आ रही होगी तो आपको जो प्रोजेनीज हैं वो आपको टॉल ही मिलेंगी, और अगर आपको फिर ऑब्टेन अगर आप करेंगे टॉल और डॉर्फ वेराइटीज को टेस्ट क्रॉस में, तो उससे टॉलनेस जो है वो आपको कैपिटल टी, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में फर्क पता चल गया, वो टेस्ट क्रॉस से ही आपको पता चलता है। ठीक है, जिस ऐसे हम देखते हैं इसको केस 1 अगर आप देखें, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया गया स्मॉल टी के साथ। ठीक है, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं इसको, और केस 2 में कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया स्मॉल टी के साथ। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, किसकी हेल्प ली गई इसमें बच्चों? पुनेट स्क्वायर की ही हेल्प ली गई ना। इसमें किसकी हेल्प ली गई? पुनेट स्क्वायर की हेल्प ली गई। तो पुनेट स्क्वायर की हेल्प लेने के बाद ये जो यहाँ पे आया गैमीट स्मॉल टी, ऊपर की तरफ लिखा गया गैमीट्स स्मॉल टी, और नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब क्रॉस कराया गया तो ये जो प्लांट आया वो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप का प्लांट था। कैसा था? टॉल। दूसरा जो प्लांट आया वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी था पुनेट स्क्वायर के अनुसार। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का प्लांट भी कैसा हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें एक रेसेसिव कैरेक्टर था हाइट का और एक डोमिनेंट कैरेक्टर था जो लंबाई वाला था। तो लेकिन पौधा कैसा हो गया? टॉल हो गया। ठीक है, और जब सेकंड क्रॉस हुआ तो स्मॉल टी से डॉर्फ प्लांट बना, वो स्मॉल हो गया, और स्मॉल टी से भी दूसरा डॉर्फ प्लांट बना जो दूसरा भी स्मॉल हो गया। तो इसमें 2 टॉल आए, 2 डॉर्फ आ गए, 2 टॉल आए और 2 स्मॉल आए। ठीक है, लेकिन जब केस 2 देखा गया जहां पर कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराया गया था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल टी आया और ऊपर आपने स्मॉल टी लिखा। तो जो ब्रीड होने के बाद, जो क्रॉस होने के बाद पौधे बने वो क्या थे? कैपिटल टी स्मॉल टी 1 इट इज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी इट इज आल्सो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी इट इज आल्सो टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 4 के चारों पौधे जो थे वो कैसे मिले आपको? टॉल मिले। लेकिन उसमें हिडन था, यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो कैपिटल टी वाला शो हो रहा था, और जो स्मॉल टी वाला कैरेक्टर था वो रिसेसिव हो गया था, वो शो नहीं हो रहा था, वो अगली पीढ़ी में शो करेगा अपने आप को। तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब इस तरह से इसको डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। इसको आप चाहें तो डायग्राम ना बनाएं, लेकिन ये फॉर्मूलाज जो है कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप स्मॉल टी और स्मॉल टी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस किसे कहते हैं बच्चों? बैक क्रॉस जानेंगे आप। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस, when an F1 hybrid is crossed with one of the homozygous parent from which it was derived is known as back cross. अगर एक F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराया जाए उसके ही होमोजाइगस पेरेंट के साथ, तो उसके बाद जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? वो बैक क्रॉस कहलाएगा। अगर
F1 हाइब्रिड, F1 जो है वो हाइब्रिड ही तो है ना, उसका प्योर लाइन कैपिटल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया, स्मॉल टी से क्रॉस कराया गया था। तो F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद वन ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट फ्रॉम विच इट वाज डिराइव्ड इज नोन एज बैक क्रॉस। क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। और यही बैक क्रॉस वाला टेस्ट जो है वो आपका मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कंफर्म करता है। कौन सा टेस्ट? बैक क्रॉस जो है वो मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, विसंयोजन का नियम जो है उसको कंफर्म करता है। इसके एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, when pea plant capital T is crossed with dwarf pea plant, when tall pea plant capital T is crossed with dwarf pea plant small t, the resulting F1 generation will contain all tall pea plants। यानी कि जब टी का स्मॉल टी से कराया जाएगा क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? एक डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा और एक रेसेसिव कैरेक्टर आएगा, लेकिन जो प्लांट्स होंगे वो ऑल टॉल होंगे। देन द F1 इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ सेल्फिंग वाज क्रॉस्ड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, either capital T or small t, we obtain all the tall individuals in the progeny। तब हमको क्या मिलेगा? बैक क्रॉस का मतलब कि जो F1 जनरेशन का फिर उसके पिछली पीढ़ी से ही क्रॉस कराया जाए, तब वो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, तो F1 इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ सेल्फिंग वाज क्रॉस्ड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, आइदर कैपिटल T और स्मॉल टी, वी ऑब्टेन ऑल द टॉल इंडिविजुअल्स इन द प्रोजेनी। अब बैक क्रॉस को आप क्या कहते हैं? बैक क्रॉस इस तरह से होगा जैसे कैपिटल T स्मॉल t को क्रॉस करा दिया जाए कैपिटल T के साथ। गैमीट्स इसमें क्या बनेंगे? गैमीट्स इसमें T बनेगा, और कैपिटल T अगर हुआ तो वो टॉल होगा, और कैपिटल T हुआ तो ये क्या हुआ? ये भी टॉल होगा और प्योर लाइन ब्रीड ये कहलाएगा। और उसके बाद से तो बच्चों कल हम जानेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। आपने आज टेस्ट क्रॉस के बारे में और लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा आपने कि किस तरह से टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस से ये दोनों नियम प्रूफ करे उन्होंने, मेंडल ने, ये आपने जाना। तो कल हम जो है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में जानेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही कर पाएंगे। बच्चों आज के सेशन में इतना ही। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में आपने जाना। पॉइंट वाइज इसको नोट करते चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।